हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर हमें कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है। देखो, घुटनों के दर्द का जो कारण है वो कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारा पहला लिगामेंट भी हो सकता है, मेनिस्कस भी हो सकता है, पटेलोफीमोरल पेन सिंड्रोम भी हो सकता है, और ये जो हम आम तौर पे डेली रूटीन में देख रहे हैं जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं, दैट इज़ अर्थराइटिस है वो। तो आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। बेसिकली अर्थराइटिस क्या है? अर्थराइटिस ना बेसिकली जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक। अब इन्फ्लेमेशन है तो पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, लॉस ऑफ मूवमेंट लेटर स्टेज में, जॉइंट का मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई अर्थराइटिस की बात। अब एक टर्म आती है आर्थ्रेल्जिया। आर्थ्रेल्जिया बेसिकली जॉइंट पेन है विदाउट एनी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। जॉइंट में दर्द है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर इन्फ्लेमेशन नहीं है। अब अर्थराइटिस जो है ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा मोनो अर्थराइटिस और एक होता है पॉली अर्थराइटिस। अब मोनो अर्थराइटिस है तो हमारा इसमें टाइप्स आ जाते हैं। पहला पायोजेनिक अर्थराइटिस, हीमोफिलिक, ट्यूबरकुलर, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। तो जो हमारा पॉली अर्थराइटिस है इसमें हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉनिक जुवेनाइल अर्थराइटिस है, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। उससे पहले हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बस ये देख लेते हैं कि ये एक नॉन सेपरेटिव अर्थराइटिस है, यानी कि पस की फॉर्मेशन के बगैर साइनोवियल जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें एक जीन होता है जिसको HLA-DRW4, जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बेसिकली वो क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, जहाँ पे हमारा कार्टिलेज डैमेज होने शुरू हो जाता है। ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ज़्यादातर कॉमन है और हमारे को उन जॉइंट्स में मिलता है जो वेट बियरिंग है, जैसे हमारा हिप और नी, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा मिलता है। जो हमारा सेकेंडरी है होता उसमें भी है, पर उसमें प्राइमरी डिजीज होगी जिसकी वजह से ये अर्थराइटिस डेवलप होगा, ठीक है। देयर इज एन अंडरलाइंग डिजीज बिहाइंड द सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके जो फैक्टर्स बनते हैं, जैसे हमारा कोई कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन या माल डेवलपमेंट ऑफ द जॉइंट हो गया, इरेगुलरिटी ऑफ द जॉइंट सरफेस हो गया, ओवरवेट, एक्सेसिव वेट की वजह से हो गया, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी पैथोलॉजी की, ठीक है। ये होता क्यों है? बेसिकली क्या होता है, जो कार्टिलेज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली प्रोग्रेसिव डिजीज है। विद टाइम में आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? जो हमारा कार्टिलेज मैट्रिक्स है इसमें क्या होता है, वाटर इनटेक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रोटियोग्लाइकेंस है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसका फंक्शन होता है कि कार्टिलेज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना अगेंस्ट द कंप्रेसिव फोर्स। जो फोर्सेस है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है कि वो डीजनरेट ना करे। ये प्रोटियोग्लाइकेंस उसमें हेल्प करते हैं। तो जब प्रोटियोग्लाइकेंस कम होने शुरू हो जाएंगे और वाटर इनटेक बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो जब ऐसी किसी चीज़ पे वेट पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होनी, फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कंटिन्यूस वेट पड़ता रहेगा उसके ऊपर, तो जो उसके नियर बाय का मैट्रिक्स है, कार्टिलेज है, वो और इरोड होना शुरू हो जाएगा और घिसना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से अंदर की जो बोन है, जिसको हम कार्टिलेज के अंदर की बोन बोलते हैं, इसको सबकोंड्रल बोन बोलते हैं, तो वो एक्सपोज होनी शुरू हो जाएगी। अब जब वो एक्सपोज हो रही है और उस पर वेट पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो नियर बाय की जो उसके मार्जिन है और बोन है वो हार्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक। अब रिपीटेड वेट बियरिंग के साथ जब वो हार्ड हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसके जो एंड्स हैं उन पे स्पर निकलने शुरू हो जाते हैं,
एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ हम उसको कह सकते हैं लेमन टर्मिनोलॉजी में, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। यही सिमिलर मैकेनिज्म हमारा स्क्लेरोसिस और सिस्ट में बनता है। तो ये जो लूज फ्लेक्स होते हैं कार्टिलेज के, ये क्या करते हैं, ये एनकरेज कर देते हैं साइनोवियल इन्फ्लेमेशन को और कैप्सुलर थिकनिंग को, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी और स्टिफनेस बढ़ती है। अब नी जॉइंट में क्या होता है, नी जॉइंट में हमारे दो चीज़ें आती हैं। एक अंदर वाला हिस्सा, अगर मैं इसको देखूं और ये जो मेरे थंब है ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला हिस्सा हो गया थंब वाला, ठीक है, और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया जो मेरे लिटिल फिंगर है। नी जॉइंट में, या इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा हो गया थंब वाला और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये डीजनरेट जल्दी करता है, मीडियल साइड जल्दी डीजनरेट करती है एज कंपेयर टू लेटरल साइड, बाहर वाले हिस्से से, ठीक है। अब जैसे जैसे इस पे वेट पड़ता रहता है तो इसमें पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, ये इसका एक सिम्टम है, ठीक है। पेन बढ़ेगी, स्वेलिंग होगी जो बाद में होती है, और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी तो मूवमेंट कम होना शुरू हो जाएगा उसका, जॉइंट में आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, कड़कड़ की, कई लोग महसूस करते होंगे कि वो क्रेपिटस आ रहे हैं। वो जैसे जैसे डीजनरेट करता जाता है उसकी वजह से स्टार्ट हो जाती है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इसमें पेन और स्टिफनेस आ जाती है। अब पेन और मसल स्पाज्म जो है ये मेन रीज़न होता है स्टिफनेस का। लेटर क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल है जॉइंट का वो टाइट हो जाता है, इसको हम कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं, कैप्सूल कॉन्ट्रैक्चर, और जॉइंट की जो सरफेस है वो इरेगुलर हो जाती है, उसकी वजह से स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही रीज़न आता है जो डिफॉर्मिटी या नीज की शेप चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन की बात तो हम अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधे ट्रीटमेंट प्लान की कि आप इसमें कर क्या सकते हो। देखो, एक्सरसाइज मेन चीज है। एक्सरसाइज हम घर में भी कर सकते हैं, और ये प्रूव है कि एक्सरसाइज बेनिफिशियल है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी कि गठिया में। कई आर्टिकल्स ने ये प्रूव किया है कि आप एक्सरसाइज करके अपनी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि करनी कितनी है ना। देखो, 3 से 5 दिन हफ्ते में 1 घंटा रोज, और ये प्रोग्राम आपका 8 से 12 हफ्ते चलेगा रेगुलर बेसिस पे, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट्स स्टार्ट होंगे। ऐसा एक आर्टिकल में प्रूव हुआ है कि आपको पर डे 1 आवर 3 to 5 days अ वीक फॉर 8 to 12 वीक्स आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तो ही वो बेनिफिशियल होगी। थैंक यू।